हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे हम एज पर शेड्यूल 3। बेटा बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल साइकिल रिजल्ट नहीं है। बोरोइंग, टैक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मैंने शेयर कैपिटल के सामने लिखा था नोट नंबर 1, उसको एक्सप्लेन किया गया और पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात कर रहा हूं, उसके सामने मैंने नोट नंबर 2 से नहीं लिखा। बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस में टोटल 9 बातें आएंगी, जिसमें से 8 की चर्चा अभी कर रहा हूं। ठीक है भाई, 9 की चर्चा बेटा पहले की चर्चा रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, दूसरी चर्चा कैपिटल रिटेंशन रिजर्व, तीसरी चर्चा डिवेंचर रिटेंशन रिजर्व, चौथी चर्चा सिक्योरिटी प्रीमियम, पांचवा रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्स्थ सरप्लस, सेवेंथ और एट पढ़ने वाला ध्यान हो जाएगा। क्या होता है बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से कुछ नहीं हमारा, लेकिन अदर एक्टिविटी से बहुत कुछ हमारा, वो कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है। सबसे पहले ये बोल रहा था क्या होता है बेटा, बिजनेस में बड़ा बहुत प्रॉफिट तो है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। कंपनी तो शेयर होल्डर को नहीं बांटा, तेरा पार्टनरशिप फॉर्म हो तो पार्टनर्स को नहीं बांटा, कोई प्रॉफिट रिजर्व्स होते हैं। कैपिटल रिजर्व क्या है? नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से अपने नहीं कमाते, आपने एसेट्स बेची उससे कुछ कमा लिया, कैपिटल रिजर्व आपने बिजनेस खरीदा तो कुछ कमा लिया, कैपिटल रिजर्व याद कर कंसीडरेशन ऑफ कैश के साथ बिजनेस बाय करते थे, संडेज में फुल आती है, एनएफटी 50,000 की है, 1 लाख देने हैं, एनएफटी 1,30,000, तो 20,000 पर रुपए हैं कैपिटल बिजनेस कमाया आपने अपने, ये एसेट लायबिलिटी की बिजनेस से ना कमाओ, क्यों से कमाओ, समझ आएगा बेटा। कैपिटल रिटेंशन क्या होता है वो तो बेटा आपको इसकी जरूरत नहीं जाने के बाद मतलब कर देता हूँ, हल्का सा काम खत्म कर देता हूँ बेटा। आपको ना कंपनी पड़ा हुआ है वहां पर पड़ी हुई है, उससे पहले एक रिजर्व बना के वहां से पैसे रिटेंशन पास होती है। आपने बेटा डिवेंचर इशू करके 7 रुपए की बेटा वापस तो नहीं हो पैसे, तो कंपनी वापस करने से बेटा 3 साल पहले इशू हो जाती थी बेटा, डीआरआर क्रिएट करना। तो इसलिए किया जाता है कि अगर एट अ टाइम उसमें पैसे ना हुए तो कंपनी अगर एकदम बिजनेस से कोप करेगी। जैसे जब प्रेफरेंस शेयर रिटेंशन होती है तो बेटा सीआरआर क्रिएट किया जाता है, कैपिटल रिटेंशन डिवेंचर रिटेंशन
चलो हल्की सी चर्चा कर लेते हैं बेटा। टी फॉर्म में मेरी चीज को समझाने के लिए, क्योंकि टी फॉर्म में जितना समझना आसान होता है इसी फॉर्म में, ठीक है। तो क्या कैपिटल लिखी हुई है 10 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा 3 लाख रुपए की, स्टॉक है आपका 2 लाख रुपए का, और कैश एंड बैंक बैलेंस है मान लो 10 लाख रुपए का, बैलेंस शीट में ठीक है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट मुझे नहीं देगा, इसको 3 लाख नहीं 3 करोड़ दिखाओगे तो 97 लाख हो गया, सब कुछ ठीक है बेटा। जो एसेट्स की समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन एडिशन ऑफ रिटायरमेंट प्रॉफिट या लॉस जनरेट होता था, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता था वो ये था। तो बात है कि वहां पर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को उसको बांट देते हैं, तो कंपनी ना बांटे तो क्या करेगी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को वहां दिखाएगी, नहीं दिखाएगी, ये वही प्रॉफिट है, सबसे आसान बात कर ली, ठीक है। तो सरप्लस की बात 2 मिनट के लिए बैठे छोड़ो, अदर इसके अलावा किसी भी चीज के बराबर देखा या जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होल्डर में नहीं बांटा, तो उस प्रॉफिट को पार्टनरशिप में क्रेडिट बैलेंस बोलते थे, ये होता है ना क्रेडिट बैलेंस, या हम क्या बोलेंगे बेटा सरप्लस, ठीक है। अच्छा अगर पार्टनरशिप के अकाउंट्स बना रहे थे, प्रॉफिट आ रहा था तो नहीं शो कर रहे थे लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस, लॉस हो रहा था तो एसेट साइड क्रेडिट बैलेंस ये लिखते थे ना, ये लिखते थे। तो कंपनी के पास है तो सबसे दिया बेटा प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा नहीं होगा, ऐसा नेगेटिव आइटम उन्हें कारण से होता नहीं होगा बेटा। अब आप सोचो कि यार लॉस होगा तो डायरेक्ट साइड आना चाहिए, मतलब एसेट साइड लिखना चाहिए, क्या लायबिलिटी नहीं लिखेंगे, नेगेटिव आइटम लिखेंगे, माइनस लिखना नहीं है सरप्लस, सरप्लस की सभी चलो जी। थर्ड में हम होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग पर, आराम से समझते हैं, मैं कहां पहुंच चुका हूं ये तो पता लग गया होगा। नॉन करंट लायबिलिटी पहली हेडिंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सेकंड पॉइंट बॉन्ड्स, बैंक लोन या लोन फ्रॉम बैंक, और बेटा लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, और बेटा पब्लिक डिपॉजिट्स। बाबू ये 4 चीजें बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होती हैं। बेटा आराम से सुनना, डिबेंचर सब समझ चुके हैं क्या होता है, बिना रेट के तो लिखते ही नहीं बेटा। डिबेंचर और बॉन्ड एक जैसी बात होती है, और आपको बता देता हूं जनरली बोर्ड वर्ड का इस्तेमाल सरकार के लिए होता है, गवर्नमेंट के लिए होता है। अगर गवर्नमेंट कभी कोई डॉक्यूमेंट मार्केट में इशू कर रही है और फंड रेजिंग कर रही है और वो डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व करता है इंटरेस्ट, तो बेटा उसको बॉन्ड बोला जाता है। लेकिन बेटा जगह जगह कंपनी में भी ये वर्ड जबरदस्ती एंट्रेंस दे दिए इस वर्ड को, तो बेटा अगर दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, डिवेंचर और बॉन्ड में कोई अंतर नहीं होता, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है जी।
बाबू अगर आपने बैंक से लोन लिया है या किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया और आपको पता है वो लोन आप बेटा 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं चुकाने वाले, इंटेंशन आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आप कहां शो करोगे बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर मैं बोलूं मैंने बैंक का लोन लिया या थर्ड पार्टी का और मुझे पता है मैंने 12 महीने के अंदर अंदर उतार देना है, तो बेटा वो लोन क्या होगा? हमेशा करंट लायबिलिटी का पार्ट होगा, यानी कि हमेशा जाएगा बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। आज अभी पढ़ाना है मुझे 5 मिनट बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, देख लेना मैं सही बात लिखूंगा। इंटेंशन हमेशा बिजनेसमैन को पता होती है कि अगर मैंने थर्ड पार्टी से पैसे उठाए हैं 10 लाख रुपए, मुझे पता होना चाहिए ना मैंने कब देने हैं वापस। देने ही नहीं अगर 12 महीने के अंदर अंदर, फिर बात ही क्या है? फिर तो वो नॉन करंट लायबिलिटी हुई ना। क्लियर है बात? बाबू ये क्या चीज होती है? पब्लिक डिपॉजिट्स। बेटा डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट्स एक ही बात होती है, बस सिर्फ एक फर्क है बेटा। डिबेंचर्स आर ऑलवेज सिक्योर्ड एंड पब्लिक डिपॉजिट्स आर ऑलवेज अनसिक्योर्ड। मैं कंपनी, मैंने आपको कहा डिबेंचर होल्डर 10 लाख दे, तो आपने 10 लाख दे दिए, लेकिन कंपनी हमेशा आपके लिए एसेट्स गिरवी रखती है। डिबेंचर हमेशा सिक्योर्ड डॉक्यूमेंट है। मैंने 15 लाख की 20 लाख की आपके लिए एसेट्स गिरवी रखी कि अगर कंपनी कभी पैसे ना दे पाए तो आप एसेट्स बेच के पैसे उतार लो अपने। पर पब्लिक डिपॉजिट हमेशा एक अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट है, ब्याज इसमें भी होती है। यानी कि अगर मैं कहूं पब्लिक डिपॉजिट से 10 लाख रुपए लिए, तो बेटा मैंने गिरवी कुछ नहीं रखा होगा। ये एक अनसिक्योर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये एक सिक्योर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बस यही फर्क है, बाकी सब बात से। चारों में कोई? हाँ जी बाबू अभी मैं कर रहा हूं उसकी बात, 5 मिनट दे दे, मैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे आ जाऊं, फिर मैं सारी बात करता हूं, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम रहेंगी नहीं भैया। ठीक है ना? जिस चीज का मैं मास्टर हूं मैं उस चीज का मास्टर हूं, मैं खुद के बोलता हूँ इस चीज को। ठीक है ना भैया? ये बुक है, कुछ तो ताकत है इस बुक में हमारे पास जो किसी के पास नहीं। 2 दिन में खत्म करने वाले बैलेंस शीट बहुत है। ठीक है जी बाबू। फोर्थ नोट, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है जी बेटा। एल डोल में लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कोर्स में नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कोर्स में नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन पे आ गया। ठीक है जी बाबू। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में मैं 5 प्रोविजन लिखूंगा, पढ़ेंगे जरा आराम से। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, प्रोविजन फॉर वारंटी। लो पुत्र आराम से समझो बाबू। आप एक कंपनी हो, इंडिया की मानी हुई कंपनी, कुछ भी समझ लो, वोल्टास, यानी कि आप टाटा हो। ठीक है जी बेटा। टाटा ने जब वोल्टास प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर किया, तो बेटा वोल्टास एसी में ना 5 साल की वारंटी देनी शुरू करी। ठीक है जी बाबू। आपने प्रोडक्ट बाय किया, जैसे ही आप प्रोडक्ट बाय करते हो मार्केट से, बेटा उनके दिमाग में एक टेंशन अराइज होती है कि कुछ तो प्रोडक्ट में खराबी आएगी, कोई तो प्रोडक्ट सर्विस सेंटर आएगा, और सर्विस सेंटर आएगा तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सही करके देना पड़ेगा, अगर वो 5 साल से पहले पहले आया। तो कंपनी क्या करती है बेटा? प्रोविजन बनाती है। सबसे पहले तो ये समझो प्रोविजन का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है? अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट को सेट असाइड करना फॉर द नॉन लायबिलिटी। अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट को अलग निकाल के रख लेना नॉन लायबिलिटी के लिए। जानते हो आप ये लायबिलिटी आएगी, तो बेटा ये तो पता है ना, अगर इतने ऐसी मार्केट में बेचोगे कुछ तो पहुंचेंगे ना सर्विस सेंटर, ये एक में भी कभी नहीं आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कमी तो आएगी। और कमी आएगी तो क्या करना पड़ेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देना पड़ेगा। वो सिरदर्दी है कि नहीं है? आ सकती है कि नहीं आ सकती? कमी आ सकती है। बेटा आपने पहले दिन प्रॉफिट में से अमाउंट निकाल के अलग रखना शुरू कर दिया कि ये कभी ना कभी सिरदर्दी मेरे ऊपर पक्का आने वाली है, और जरूरी नहीं अभी 12 मंथ आने वाली है, ज्यादा तो 12 महीने में कमी भी नहीं आती। तो बेटा मैंने उसको एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बना दिया कि पैसे मुझे देने ही पड़ेंगे जब भी प्रोडक्ट में कमी आएगी। और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां करती होंगी, आप सोचो, क्योंकि वारंटी पीरियड जनरली 3 साल से ज्यादा ही होता है सब में। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? ये तीनों ही प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है, तीनों का टोटल कर दो, ये प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट है। पर कभी पेपर में एम्प्लॉय बेनिफिट नाम आता है, कभी ग्रेचुटी, कभी प्रोविडेंट फंड, कभी क्या। ठीक है जी चलो पहले मैं इसकी बात कर देता हूं, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव।
ये क्या चीज होती है बेटा? तो जब भी आप किसी सेक्टर को ज्वाइन करते हो, जॉब करना शुरू करते हो, कुछ ना कुछ छुट्टियां आपको अलाउड होती है, ठीक है ना, 5 10 15 सिक लीव करके और बतेरी लीव छुट्टियां अलाउड होती है। पर बेटा एक आदमी अगर उन दिनों भी छुट्टी ना करना चाहे, 15 छुट्टी अगर आप लो तो कोई सैलरी नहीं कटेगी। 15 छुट्टी अलाउड है, 15 छुट्टी लो, कोई सैलरी नहीं कटेगी। पर अगर उन 15 छुट्टी भी ना लेना चाहो, आप आना चाहो, तो बेटा आ जाओ, फैक्ट्री में ऑफिस में काम कर लो, जो आपका काम है वो कर लो बेटा। उसके बदले में कंपनी आपको पे करती है, इसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव। थी तो छुट्टी, पर वो छुट्टी भी कमा लिया आपने। समझ में आई बेटा बात? होते हैं ना कई लोग धरती पे वेले, कि खाली भी नहीं बैठा जा रहा घर पे, ठीक है ना जी, टीवी भी नहीं देखा जा रहा, नहीं मुझे तो अपने शरीर को घिसना है। हाँ घिस ले बेटे, तो अर्न्ड लीव कमा ले, ठीक है जी। समझ में आई बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी में पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, किसी को नहीं आता तो बता दो। वैसे मैंने इसकी चर्चा करी हुई है, इको में, बिजनेस में, जगह जगह करी हुई है चर्चा, पूछना पूछ लो भैया जिसको नहीं आता। पर कल ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। नहीं आता, कभी नहीं पढ़ा? नहीं, चैप्टर की बात नहीं कर रहा, ये टर्म की बात कर रहा हूं मैं। वैसे मैंने बताया होगा कभी ना कभी, चलो मैं बता देता हूँ बेटा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी क्या होता है बेटा? एक इंसान जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, अगर वो 5 साल से ज्यादा सर्विस दे दे ऑर्गेनाइजेशन को, तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन उसके रिटायरमेंट पर या उसके जाने पर उसको कोई ना कोई रिवॉर्ड देती है, उसे ग्रेचुटी बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रेचुटी का हिंदी में मतलब होता है ऑनर, मतलब सम्मान देना, ठीक है ना। और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट कहता है ये सम्मान हमेशा पैसों में होगा। एक इंसान 30 साल की नौकरी पूरी करके आज रिटायर होकर घर जा रहा है, तो आपको ग्रेचुटी उसको देनी पड़ेगी, एक ठीक ठाक अमाउंट बैठती है बेटा, देना पड़ेगा। अब बाबू मैं बता देता हूं, जैसे ही आपके 5 साल पूरे होते हैं, एम्प्लॉयर प्रोविजन बनाना शुरू कर देता है, अपने प्रॉफिट में से अमाउंट अलग दिखनी शुरू कर देता है। ये इंसान जिस दिन जाएगा उस दिन से बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, बनाना शुरू कर दो प्रोविजन, क्योंकि मेरे लॉन्ग टर्म में लाइबिलिटी अराइज होगी, तो नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, और कहां आएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। समझ में आई बेटा? ऐसे ही बेटा काम आती है पीएफ, प्रोविडेंट फंड, शायद सुना हो मुझसे, मैंने पक्का बोला हुआ है। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, मैं जगह भी बता सकता हूँ मैंने कहां बोला है, इको में बोला है, ठीक है जी। चलो खैर छोड़ो, मेरा मुद्दा नहीं है, मैं एक बार फटाफट से डिस्कस कर देता हूँ बेटा। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? इंडिया में ना रूल है बेटा, आप अपनी सैलरी का ना मैक्सिमम 12% प्रोविडेंट फंड में जमा करा सकते हो, और जितना करा सकते हो उतना ही एम्प्लॉयर को करना पड़ता है, मतलब आपके मालिक को, ठीक है जी। और ये पैसा कहाँ मिलता है आपको? आपके रिटायरमेंट पे मिलता है। मान लो आपकी जॉब लगी 12 लाख रुपए महीना, ठीक है जी, और आप साल का 12%, 1,44,000 रुपए, मतलब 12,000 रुपए महीना ही जमा कर रहे हो प्रोविडेंट फंड में, ठीक है जी। और वो अपने अपनी सैलरी में से 12,000 रुपए महीना प्रोविडेंट फंड में जमा करना शुरू करा, जितना आप कर रहे हो उतना ही बेटा आपके मालिक को करना पड़ रहा है, वो भी कर रहा है बेटा। 12 और 12 24 जमा हो रहा है हर महीने। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, बाबू आप भी करे जा रहे हो, वो भी करे जा रहा है। मैं कहता हूँ आपकी नौकरी 30 साल में लगी, 60 में रिटायर होने, आपने 30 साल तक ये काम किया, 30 साल तक उसने किया, ये पैसा आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा। और ये भी समझ के चलना, प्रोविडेंट फंड एक बैंक अकाउंट की तरह है, ब्याज उस पर भी लगेगी। 12-13 साल में पैसा बैंक भी डबल कर देता है, तो आप समझ सकते हो बेटा आपका भी डबल हो रहा होगा। तो आपको बेटा ये सम कई करोड़ जाकर मिल जाता है, ये रिटायरमेंट हुआ, ये जो करोड़ों रुपए का प्रोविडेंट फंड आपका हुआ। समझ आया प्रोविडेंट फंड क्या होता है? अब बेटा क्योंकि एम्प्लॉयर को भी पे करना पड़ता है, और आप सोचो कोई कोई एम्प्लॉयर तो ऐसा है ना जिसके पास बेटा 50-50 हजार एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सोचो ना, कोई भी सोचो, इन्फोसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉय बेटा 1,12,000 है, 1.5 लाख है, क्या करते होंगे वो? बेटा प्रोविजन क्रिएट करते होंगे ना, कि लाखों रुपए उनको कंट्रीब्यूट करना है हर साल प्रोविडेंट फंड में, अपने प्रॉफिट में से अमाउंट सेट असाइड करते रहते हैं। यही प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड है, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। नोट नंबर 5, एस टॉस पर आ चुका हूं मैं, करंट लाइबिलिटी। पहला एस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बेटा, बस बोलो नहीं, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, फॉर एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी और सीसी, दैट मीन्स कैश क्रेडिट लिमिट,
लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी डिपॉजिट्स अदर लोन। लो बेटा सामने देखना, जरा मेरी तरफ सामने देखना। बाबू मैंने अभी आपको एक बात पढ़ाई थी जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग पढ़ाया था कि बैंक का लोन वहां पर भी आता है, बैंक का लोन शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी आता है। लोन थर्ड पार्टी से लिया हुआ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में भी आता है। बाबू इंटेंशन किसी को नहीं पता। भाई कानून लिखने वाला तो लिख ही सकता है कि 12 महीने से ज्यादा के लिए लिया तो लॉन्ग टर्म में दिखा दो, और 12 महीने से कम के लिए लिया तो शॉर्ट टर्म में दिखा दो। इंटेंशन तो बिजनेसमैन को पता है ना, दिखाना तो उसने है ना। अब बाबू यही बात अगर आपने थर्ड पार्टी से लोन लिया तो बाबू अगर 12 महीने से कम के लिए लिया है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट होगा। अब बेटा मुझे पेपर में कैसा पता लगेगा? अगर पेपर में सीधा यही लिखा जाए लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो बेटा मैं कैसे डिसाइड करूं कि आपने 12 महीने के लिए लिया है, 12 महीने से ज्यादा के लिए लिया? बेटा अगर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तो अजम्पशन लेनी पड़ेगी आपको वहां, और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास भी क्या रास्ता, किसी की इंटेंशन हमें तो नहीं पता है। समझ आई बेटा बात? बाबू पब्लिक डिपॉजिट का एग्जांपल वो भी है, पब्लिक डिपॉजिट का एग्जांपल ये भी है। लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी का एग्जांपल वो भी है, लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी का एग्जांपल ये भी है। ठीक है ना? अब एक बात ध्यान रख लेना, अगर सीधा पब्लिक डिपॉजिट लिखा है और ये नहीं बताया 12 महीने से ज्यादा के लिए लिया है, 12 महीने से कम के लिए लिया, तो हमेशा मानना पब्लिक डिपॉजिट के केस में कि ज्यादा के लिए ही लिया है, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट ज्यादातर वो 12 महीने से ज्यादा के लिए ही होता है। क्लियर है बात? ठीक है जी। बाबू मैंने एक और बात लिखी, अदर लोन। अदर लोन मतलब बेटा कई बार ना जान के अजीब अजीब से नाम देता है आपको परेशान करने के लिए। बुक ने नाम ले दिया शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मैंने कहीं लिखा? अदर लोन में आ जाएगा, कहां दिखा देंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट। ठीक है जी। लो जी अब इस पे मुद्दा बस मेरा रह गया। लोन रीपेबल ऑन डिमांड। बेटा बहुत सारे ऐसे लोन होते हैं जो बैंक की डिमांड पर पे करने पड़ते हैं। बेटा दो कैटेगरी हैं बड़ी फेमस, एक बैंक बॉडी और एक सीसी। और हमेशा ध्यान रख लेना, इट इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, दैट मींस शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ऐसा क्यों? बाबू पहले मैं बैंक बॉडी की चर्चा कर देता हूं, फिर सीसी की, फटाफट से समझना। वैसे मैंने दोनों के बारे में कभी ना कहीं भी तो बोला ही बोला है। हमें मतलब मेरे को अच्छे से याद है, मैंने इकोनॉमिक्स में तो 3 या 4 बार बोला है। चलो खैर नहीं भी ध्यान तो करते हैं बात। बेटा पहले बैंक बॉडी की। वो आपका ना करंट अकाउंट चल रहा है किसी एक बैंक के साथ, ठीक है ना, फॉर 30 ईयर्स। ठीक है जी। आपके दादाजी के जमाने की फॉर्म है आपकी, दादाजी नहीं रहे, पापा ने चलाए, और बेटा पापा के बाद अब आप चला रहे हो। 30 साल से मान लो एक जगह पर अकाउंट है। ठीक है जी। करंट अकाउंट तो समझ सकते हो संबंध कैसे हो जाते हैं बेटा उस बिजनेसमैन के बैंक के साथ। ठीक है ना? संबंध बहुत तगड़े। ब्रांच में बैठा हुआ हर आदमी आपको पहचानता है, आपकी फर्म का नाम मुंह जबानी जानता है। ठीक है जी। बेटा एक दिन आपने ना बहुत सारे सप्लायर को चेक काट कर दिए, और वो चेक बेटा कई लाखों में थे, और आपके दिमाग में बैंक का बैलेंस नहीं था। बेटा आखिरी सप्लायर ने जब वो चेक प्रेजेंट किया तो बेटा आपके अकाउंट में बैलेंस था 1 लाख रुपए, और वो चेक था 1.5 लाख रुपए का। ठीक है जी। अब कायदे से चेक को डिसऑनर हो जाना चाहिए ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, क्योंकि पैसे नहीं अकाउंट में। ठीक है। पर बेटा टेलर ने क्या किया, आपकी रेप्यूटेशन को दिमाग में रखते हुए 1.5 लाख रुपए निकाल कर दी थी। खाते में पैसे कितने? 1 लाख। तब भी कितने दे दिए? 1.5 लाख। 50,000 फालतू दे दिए। ये क्या हुआ बेटा? इससे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्टिंग। जितने खाते में पैसे हैं उससे ज्यादा निकालने की परमिशन मिल जाना। और हमेशा ध्यान रख लेना, ये हर अकाउंट होल्डर के लिए फैसिलिटी नहीं होती, और दूसरी बात सिर्फ करंट अकाउंट पे फैसिलिटी होती है, दूसरे किसी अकाउंट पे भी फैसिलिटी नहीं होती। दैट मीन सेविंग अकाउंट पे नहीं होगी फैसिलिटी, करंट अकाउंट पे ही होगी, और सिर्फ रेप्यूटेड कस्टमर के लिए होगी। ठीक है। ये पैसा बैंक को कितने दिन में वापस करना होता है? सर यकीन मानना बैंक तो एक ही दिन में कॉल कर देगा आपको, उसी दिन फोन आ जाएगा आपके पास कि सर आपने ना 1.5 लाख का चेक काट दिया था, बैलेंस 1 लाख था, मैंने फिलहाल ऑनर कर दिया चेक को, ये 50,000 रुपए आपने जमा कराने हैं बैंक में, आज ही आ जाओ। आपको मोहलत मांगनी पड़ती है कि 2 दिन दे दो, 4 दिन दे दो, लेकिन मैं पक्का बोल रहा हूँ 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ये पैसे जमा हो ही जाते हैं। अब आप सोचो 1 साल तो बहुत बड़ी टर्म बोल रहा हूं मैं, तभी तो एक पार्ट है करंट लायबिलिटी का। समझा बैंक ओवरड्राफ्टिंग क्या होता है? बेटा एक और अकाउंट है सीसी अकाउंट। बेटा प्यार से बोलते हैं सीसी लिमिट। ठीक है ना? पूरा नाम है कैश क्रेडिट लिमिट। बहुतों के मुंह से सुना होगा, बिजनेसमैन के मुंह से हमेशा सुनोगे आप बेटा।
बेटा सीसी लिमिट क्या होती है? बेटा सीसी लिमिट की एक ब्यूटी है, जितना आपने उस अकाउंट से विड्रॉ किया अमाउंट, उसी पे ही आपको ब्याज देना पड़ता है। आप बैंक के पास गए, आपने कहा जी बैंक मेरी 50 लाख की सीसी लिमिट खोल दे, ये मैं घर के पेपर लाया हूं, गिरवी रख ले। बैंक ने आपकी सीसी लिमिट खोल दी, मान लो 50 लाख की। तो वो मैंने क्या बोला, इस अकाउंट की ब्यूटी है, जितने पैसे निकालोगे सिर्फ उसी पे ब्याज। ठीक है जी। मान लो आपकी दुकान है बेटा, कुछ भी कह लो, शहीदगंज में, और बेटा आपका सामान आता है, आप बेटा ड्रेसेस का काम करते हो, गर्ल्स और लेडीज की ड्रेसेस, बाबू आपका सामान आता है मान लो अहमदाबाद से। ठीक है जी। आप अहमदाबाद सामान लेने गए, आपने बेटा 10 लाख की परचेजिंग करी, उन्हें 10 लाख का चेक काट के दे दिया, दुकान पर आ गए। बेटा कितने पैसे निकले सीसी अकाउंट से? 10 लाख। ब्याज किस पे लगेगी? 10 लाख। 50 लाख पे नहीं, चाहे सीसी लिमिट 50 लाख की, इस अकाउंट की ब्यूटी ये है। ठीक है जी। तो वो आपने सामान बेचा दुकान पे आज 1 लाख रुपए का, अगले दिन सुबह होते ही आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिए अकाउंट में से। अब कितने रुपए निकले? 10 निकले हुए थे, एक जमा हो गया, कितने निकले? 9। ब्याज किस पे लगेगी? 9। अगले दिन बेटा मैं कहता हूँ कोई सीजन चल रहा है मार्केट में, फेस्टिव सीजन है, बेटा ठीक ठाक बिक्री हो गया, आपने 5 लाख का सामान बेच दिया। वो 5 लाख का सामान बेच दिया, 5 लाख जमा करा दिए, 9 निकले हुए थे, 5 जमा हो गए, कितने निकले हुए? 4। ब्याज किस पे लगेगी? 4 पे। तो जितने निकलेंगे उतने पे ब्याज लगती रहेगी। पर मैं आपको बोल देता हूँ, साल में एक बार बैंक का फोन जरूर आएगा कि सीसी लिमिट को भैया अपनी लिमिट तक पहुंचा दो, एक बार बंद कर दो, एक दिन के लिए। ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है, और ऐसा होगा, हर बैंक करता है प्रेशर। क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं, 50 लाख की सीसी लिमिट बनवाई, सीसी लिमिट इज फॉर बिजनेस ओनली, पर लोग पता है क्या करते हैं, 50 लाख की सीसी लिमिट बनाई, अगले दिन ही पैसा विड्रॉ करा, सारा का सारा प्रॉपर्टी खरीद कर बैठ गए, बिजनेस में 1 रुपया नहीं लगा हुआ। भैया मेरे से बेटर है कोई चीज बता नहीं सकता, क्योंकि मैं रियल लाइफ में होते हुए देखता हूँ ये सब चीजें। ठीक है ना, बैंक के ऑडिट करते में भी हम ये चीजें देखते हैं। तो वो प्रॉपर्टी खरीद कर बैठ गए, अब बैंक का जहां पैसा यूज होना चाहिए था वहां यूज नहीं हो रहा, एंड यूज वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। तो बैंक इसलिए प्रेशर में करता है कि भैया एक बार तो जमा करानी पड़ेगी आपको, और फिर आप अरेंज करते हो कहीं ना कहीं से, एक दिन के लिए 50 के 50 लाख पूरे जमा रखते हो, अगले दिन आप फिर निकाल सकते हो, क्योंकि साल में एक बार पैसा पूरा पे होगा ही होगा, इसलिए माना जाता है इसको करंट लायबिलिटी। ज्यादातर लोग करंट लायबिलिटी क्यों माना जाता है सीसी लिमिट को, लॉजिक ही नहीं दे पाते। क्योंकि मैं कहूंगा मेरी तो सीसी लिमिट चली है 30 साल से एक बैंक में, तो ये करंट कैसे हुआ? मैं तो नॉन करंट कहूंगा। ज्यादातर लोग आपको लॉजिक ही नहीं दे पाएंगे कि करंट लायबिलिटी क्यों है सीसी। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, साल में एक बार जमा होता है सारा का सारा पैसा। क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ऑल ओके। चलो जी बाबू, नोट नंबर 6 इज ट्रेड पेबल। अब मेरे को जो आज बातें करनी है सिर्फ 2 करनी है बेटा। नोट नंबर 6 इज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में सिर्फ 2 बातें आएंगी बेटा, वन इज क्रेडिटर्स एंड सेकेंड वन इज बिल्स पेबल। बाबू यानी कि बीपी, जो इसके बारे में ना जानता हो वो पूछे बेटा, वरना छोड़ू मैं इसको। क्रेडिटर सबको पता है, बिजनेस के वो सप्लायर जिनसे मैंने उधार पे सामान खरीदा वो क्रेडिटर। बिल्स पेबल सबको पता है, वो क्रेडिटर जिनको मैंने कोर्ट में बिल लिख कर दे दिया कि तेरे पैसे दूंगा, वो बिल्स पेबल। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा 7th नोट आता है अदर करंट लायबिलिटी, पर वो शुरू नहीं करना, क्योंकि वो शुरू करूंगा आधे पौने घंटे में भी खत्म नहीं होगा। ठीक है ना जी, सबको पता है अदर करंट लायबिलिटी का। ठीक है जी, मैं सिर्फ शुरू कर रहा हूं नोट नंबर 8, यानी कि बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है जी बाबू, पहला प्रोविजन है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और बेटा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट रिटायरिंग इन 12 मंथ। लो बेटा, लो पुत्र सामने देखो जरा, आराम से समझना बेटा। मैंने 3 तरीके के प्रोविजन लिखे बेटा। प्रोविजन हमेशा एक लायबिलिटी होती है, इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी रिजर्व हो, कोई भी प्रोविजन हमेशा एक लायबिलिटी है। लेकिन बेटा जब हम सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप के, तो वहां पर ना हमारे हाथ में ना बहुत ज्यादा सहूलियत होती है। हम क्या करते हैं बेटा, अभी याद होगा आपको, जब पार्टनरशिप के अकाउंट्स बना रहे थे तो हमने बेटा डेटर कोई फिगर है
इसमें से बेटा कई बार क्वेश्चन कहता था प्रोविजन क्रिएट कर दो डेटर पे, तो हम यही करते थे ना, डेटर माइनस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, और बेटा ये डेटर को ऐसे ही शो कर देते थे बैलेंस शीट में। बेटा अब प्रोविजन था तो लाइबिलिटी, मैंने लाइबिलिटी में तो शो नहीं किया। बेटा क्या हो गया, कानून कुछ है नहीं, तो बेटा एसेट्स में से माइनस करके भी शो कर सकते हैं। तो बेटा पार्टनरशिप पे चाहे कानून लगता है, पर वो बैलेंस शीट के बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताता, तो मेरे हाथ में सहूलियत होती है, जैसे आपको करना है वैसे कर लो। मुझे लगता है बेटा ये ज्यादा क्लियर कट पिक्चर देता है मेरे पार्टनर्स को, इसलिए बेटा मैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को माइनस करके दिखाता था डेटर में से। पर बेटा कंपनी लॉ में तो लॉ ने खुद बताया कि अकाउंट्स कैसे बनाने, वहां तो मेरी कोई बात ही नहीं चलने वाली। तो बेटा प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है, इसको डेटर में से माइनस भी नहीं करके दिखाना है। लॉ कहता है लाइबिलिटी साइड ही शो कर देना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में शो कर देना। जब लॉ ने यहाँ कहा तो यही कर देंगे शो, इसे डेटर में से माइनस नहीं करके दिखाना। समझ आई बेटा बात, है ये वही बात कि मुझे डाउटफुल है कि कुछ ना कुछ मेरे पैसे मर जाएंगे, कितने मरेंगे ये मुझे भी आइडिया नहीं, मैं अंदाजे से प्रोविजन बनाया करता था। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू ये क्या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बहुत काम की बात, आराम से समझ लेना इस चीज को भी। बेटा आप एक फर्म हो जिसका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 23 से लेकर मान लो 31 मार्च 24, ठीक है जी। बेटा जब ये पूरे साल आप बिजनेस कर लेते हो, जो भी कमाना है कमा लेते हो, तो बेटा सरकार आपको कहती है कि आप 31 जुलाई तक टैक्स जमा करा दो, अगर आपका ऑडिट नहीं होना अकाउंट्स का, और अगर ऑडिट होना है तो 30 सितंबर तक करा दो। यानी कि फाइनेंशियल ईयर पूरे होने के बाद 4 महीने मिलते हैं और 6 महीने मिलते हैं। जिनका ऑडिट होना है 6 महीने, जिनका नहीं होना 4 महीने। कंपनीज का सबका ऑडिट कंपलसरी है, तो कितने महीने मिलते हैं, 6 महीने मिलते हैं। ठीक है, अब एक फर्म हो जिसका नाम है आईटीसी, ठीक है, आप ठीक ठाक प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट आपका चला जाता है 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ बेटा, और आपके ऊपर टैक्स बैठ रहा है 3,000 करोड़ के अप्रोक्स, ठीक है। अब 3,000 करोड़ के लगभग आपको टैक्स जमा करना है। सर मोहलत कितनी मिल रही है, प्रैक्टिकली 6 महीने। कंपनी क्या करती रहती है बेटा, हर दिन, और हर दिन पॉसिबल ना हो, हर 2-3 दिन छोड़कर जो कुछ कमाती रहती है उसमें थोड़ा थोड़ा सेट असाइड करती ही चली जाती है, कुछ ना कुछ अलग रखती चली जाती है, क्योंकि उसको पता है एकदम 3,000 करोड़ नहीं निकलेंगे। आज से ही जोड़ना शुरू कर दो, देने तो है ही ना सरकार को। बाबू आपने यहां तक सारा का सारा सम जोड़ लिया, ठीक है ना जी। कितने दिन में पे करना है, 6 महीने के अंदर अंदर पे करना है। करंट लायबिलिटी हुई कि नहीं हुई, पेड विद इन 12 मंथ, और ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर तो पे हो रहा है, 12 महीने के अंदर अंदर तो पे हो रहा है, करंट लायबिलिटी है। तो बेटा ये है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। समझ आई बेटा बात। लास्ट बात आज के लिए, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट रिटायरिंग इन 12 मंथ। अभी बेटा आप देखोगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में मैंने पहली हेडिंग लिखी थी प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, और कहा था अर्न्ड लीव, ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड तीनों को मिलाकर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट कहते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता लगे, यहां पर भी लिख दिया आपने प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। सर क्वेश्चन खुद बताएगा कि आपका एम्प्लॉय 12 महीने में रिटायर होने वाला है कि नहीं। देखो बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूं बाबू, आज आपके पास एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया बेटा, आज 1 अप्रैल कुछ भी समझ लो 2000 है, ठीक है, और ये 30 साल का है पर्सन, ठीक है, ठीक है बाबू। इस 1 अप्रैल नहीं लेते डेट, थोड़ी सी डेट इधर उधर ले लेते हैं ताकि थोड़ा जानना आसान हो जाए। मान लो बेटा 15 मई 2020 को ज्वाइन करा, ठीक है, 30 साल का है। इसकी रिटायरमेंट होनी है बेटा 15 मई 2030 में, ठीक है जी। बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन इसके 5 साल पूरे करते ही ग्रेचुटी का प्रोविजन बनाने लग जाती है। जैसे इसने बेटा 15 मई 2005 पूरी कर ली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब इसको ग्रेचुटी का ये हकदार हो गया, इसको देंगे ही देंगे, 5 साल पूरे कर दिया ना, ठीक है जी। वो मैंने पहले साल ही प्रोविजन बना लिया जब 31 मार्च 2006 आई, 15 मई 2005 पूरी होते ही 5 साल हो गए, मैंने प्रोविजन बना लिया भैया इसको पैसे देने पड़ेंगे अब रिटायरमेंट पे, ठीक है जी। बेटा मैंने 6 में प्रोविजन बनाया, मैंने फिर 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, ये प्रोविजन कहां दिखा रहा हूं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम से दिखा रहा हूं बेटा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कि अभी तो देना है, कितने तो 2030 में देना भैया, 2030 में देना, अरे 25 साल दूर है, अरे 24 साल दूर है, अरे 23 साल दूर है, दिखाता रहा। मैं कहता हूं आज आ गई है 31 मार्च 2030,
आज बता दो इसको कहां शो करो। अब आप कहोगे कितने दिन में देना है, भाई 1.5 महीने में देना है इसका पैसा। आज वो सच बताना करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट है। आज बेटा वो करंट लायबिलिटी हो गई है, समझ रहे हो ना। 20 साल तक 25 साल तक आपने उसे 2006 से लेकर 2029 तक बेटा आप उसको दिखाते रहे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। 2029 में भी सोचो आपने क्या कहा होगा, अरे अभी तो 1 साल 1.5 महीना, अभी तो है भाई 13.5 महीने बाद पैसे देने हैं, ये कहां से करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट है। 29 तक भी आपने इसको नॉन करंट में दिखाया होगा। पर बेटा सोचो ना 31 मार्च 30 को क्या हुआ, आप बोले 1.5 महीने में रिटायर होना भाई, क्या पेड विद इन द 12 मंथ है क्या नहीं है। तो बेटा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट रिटायरिंग इन 12 मंथ, अगर कोई एम्प्लॉय 12 महीने में रिटायर होने वाला है तो बेटा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट इस केस में क्या बन जाएगा, करंट लायबिलिटी बन जाएगा। क्लियर है, सभी मुद्दे क्लियर करे मैंने। फिर भी बेटा इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कल तक का मौका है, आराम से प्रॉब्लम हो इसकी। ठीक है जी, कल आएंगे लायबिलिटी साइड फिनिश करेंगे, एसेट्स के मेजर हेड पढ़कर जाएंगे। रखते इतना ही आज के लिए, बाय बाय।